मैं राहुल श्रीवास्तव आपका इस इकोनॉमिक की सीरीज़ में फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर तक हम इकोनॉमिक के बेस देख चुके थे और हमें ये पता है अब कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हमारे सिलेबस में क्या क्या था। आज हम मेन सिलेबस का पार्ट चालू करेंगे जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, ये आपके फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसकी है उससे हम चालू करते हैं इस चीज़ को कि इसको गिनने की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों किसी भी देश की राष्ट्रीय आय निकालते हैं। ठीक है, हमको इस चीज़ की ज़रूरत आखिर क्यों है। जैसे आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमको एक्चुअली में अर्थव्यवस्था की ज़रूरत क्यों है। अगर आपके पास सभी साधन होंगे, आपके पास भरपूर पैसा है, करोड़ों रुपए है आपके पास, तो आपको अर्थव्यवस्था करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? आपको मन आया ये कपड़ा खरीदना है तो आपने खरीद लिया, आपको ये खाना है आपने खा लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है या साधनों की कमी है तो आपको फिर अर्थव्यवस्था देखनी पड़ती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत में हम एक विकासशील देश हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी हम नहीं है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो हमारे पास साधनों की भरपूर व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पैसा भी भरपूर रूप से उपलब्ध नहीं है। तो अगर हमारे पास पैसा भरपूर रूप से उपलब्ध नहीं है तो हमें इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी, उस चीज़ की अर्थव्यवस्था हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसको गिनने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि अगर हमारे पास साधनों की कमी है तो उन साधनों को हम कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन के साथ उपयोग कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग करते हुए हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हमें राष्ट्रीय आय की गणना करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। 3 सेक्टर होते हैं हमारे पास इकोनॉमी में, प्राथमिकी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये तीनों क्या होते हैं देखिए। प्राथमिकी क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में जनरली वो चीज़ें आती हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल से मेरा मतलब है, प्राथमिक क्षेत्र से मेरा मतलब है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, जो भी ये मछली पालन है या वन उपज हैं या कृषि क्षेत्र है। ये क्यों प्राइमरी सेक्टर में है? क्योंकि इनसे हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे। हमने बीज बोया, हमको एक कृषि के रूप में एक उपज मिली और हमने उसका कुछ भी नहीं किया। अभी तक हमको वो एक रॉ मटेरियल के रूप में मिला है। जैसे गेहूं आपने बो दिया और गेहूं आपको मिल गया। अब गेहूं से अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, बस आपको वो मिल गया है। अब उसके साथ आप चाहे तो उसका बिस्किट बना लो, चाहे आप उसको आटा बना लो, उससे आप कुछ भी चीज़ करो। लेकिन अभी फिलहाल जब आपके पास गेहूं है तो उसको मैं बोलूँगा कि वो प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल है, अभी उसका आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ कोई प्रोसेसिंग कर देंगे मतलब उसको किसी क्षेत्र में उसका उपयोग कर लेंगे, तो वो आ जाएगा सेकेंडरी क्षेत्र में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मान लीजिए आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था बिस्किट बनाने का। तो जब गेहूं की हम बात करेंगे तो वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन जैसे ही आपने गेहूं से बिस्किट बना दिया मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, यानी आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए, वो आ जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में आपका आ जाएगा वो। ओके, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, इससे सही से नहीं दिख रहा है। हाँ, ये आपको सही से दिखेगा। ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आया प्राथमिक क्षेत्र क्या है और सेकेंडरी क्षेत्र क्या है। प्राथमिकी क्षेत्र में आप सिर्फ रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे जिनसे आपने कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करी है, और जैसे ही आप उनकी प्रोसेसिंग कर देंगे तो आप आ जाएंगे द्वितीय क्षेत्र में। क्लियर? अब ये तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में ना ही उसको प्राइमरी सेक्टर से कोई लेना देना है, ना सेकेंडरी सेक्टर से लेना देना है। जैसा कि एजुकेशन, ये शिक्षा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं कोई कृषि क्षेत्र, क्या गेहूं की उपज कर रहा हूं यहां पर, या उससे बिस्किट बना रहा हूं यहां बैठकर? नहीं, मैं सिर्फ मेरे पास जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, यानी जो मेरी बुद्धिमत्ता है, उसका उपयोग कर कर आपको कुछ देने का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज को मैं बोलूंगा सेवा क्षेत्र। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी भी जो ब्रांचेज हैं,
ये सब आती हैं काय में, आपकी टर्शरी सेक्टर में, तृतीयक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इनमें आपको कोई उत्पादन नहीं करना है, आपके पास जो कुछ भी है उसको आपको ट्रांसफर करना है या उसके थ्रू आपको पैसा बनाना है। जैसे आपने सुना होगा टेली कॉलिंग होती है, या ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये आपको सेवा प्रदाय कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन, स्कूल्स है, हॉस्पिटल हैं, ये आपको क्या दे रहे हैं? कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, ये आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सारे क्षेत्र काय में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। तो इस चीज को यहां पर बताने की क्या जरूरत है? देखिए, ध्यान दीजिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है, मैं आपको अगर इकोनॉमी 2020 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी बात करूं, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारे पास लगभग 17% आय के साधन हैं, ठीक। द्वितीयक क्षेत्र में हमारे पास लगभग 27% आय के साधन हैं, और तृतीयक क्षेत्र में हमारे पास लगभग 54% आय के साधन हैं। इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि हम प्राथमिकी क्षेत्र में सबसे कम उत्पादन कर रहे हैं, द्वितीयक क्षेत्र में हम थोड़ा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम किस क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं? तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में अगर हम सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, और ये चीज अगर सरकार को पता है, तो क्या वो तृतीयक क्षेत्र में कोई योजना बनाने की कोशिश करेगी? हाँ, कर सकती है, लेकिन बहुत कम। सबसे ज्यादा उसको किस क्षेत्र में योजनाएं बनाने की जरूरत पड़ेगी? उसको सबसे ज्यादा योजना बनाने की जरूरत है प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी जो आय है वो बहुत कम है। हम डायरेक्टली अगर देखें तो ये 54% आय तो हमको दे ही रही है, तो इस क्षेत्र में हमको योजनाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब क्या हैं? ये सब मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन से रिलेटेड योजनाएं हैं। तो ज्यादातर सरकार ये योजनाएं जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही क्यों बना रही है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो द्वितीयक क्षेत्र का भाग है, और द्वितीयक क्षेत्र का भाग हम देखें सिर्फ 27% आय का उत्पादन कर रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आय का स्रोत इस वक्त जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें द्वितीयक क्षेत्र में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी, जब भी कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है, हम किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें, हम हमारे भारत की भी अगर बात करें, तो आजादी के समय सबसे बड़ा क्षेत्र जो भारत का था वो प्राथमिक क्षेत्र था। प्राइमरी सेक्टर जो था भारत का, प्राथमिक क्षेत्र जो था वो लगभग 70% के आसपास था। मतलब सबसे ज्यादा भारत में कृषि हुआ करती थी, ठीक है। अब गांव का आदमी है, आप इस तरीके से समझिए इस चीज को, अगर कोई गांव का आदमी है, गांव के आदमी को क्या करना है? वहां पर सिर्फ खेती बाड़ी करनी है। किस समय? आजादी के समय की बात कर रहा हूं, उस समय सिर्फ वो खेती बाड़ी करता था। अब जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया, जब इंडस्ट्रीज लगने की बात हुई, जब बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह लगी, तो वो गांव का आदमी कहाँ गया? फैक्ट्री में उसको आय मिलने लगी, ठीक है। तो फैक्ट्री की तरफ बढ़ा, मतलब कहाँ चला गया? प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जब प्राथमिकी क्षेत्र की बात आती है, उससे लोगों का जो पलायन होता है वो किस क्षेत्र में होता है? सेकेंडरी सेक्टर में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेवा क्षेत्र। जब धीरे धीरे उत्पादन बढ़ जाता है, उसके बाद आदमी धीरे धीरे सेवा क्षेत्र में जाने की कोशिश करता है, सेकेंडरी सेक्टर से धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर में जाने की कोशिश करता है। यानी प्राइमरी सेक्टर अगर सबसे ज्यादा था पहले, तो उसके बाद ये 70% से धीरे धीरे होकर यहां पर ये 70% ट्रांसफर होना चाहिए था, और यहां मान लीजिए 30% हो जाना चाहिए था, या 20% यहां होना चाहिए था, 10% यहां होना चाहिए था। उसके बाद जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज, उत्पादन अच्छे रूप में होने लगे, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में उसको जाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मतलब ये 70 से 30% यहाँ हो जाता, और मान लो 60% यहाँ आना चाहिए था। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2020 की बात करें, तो आप देखिए क्या हो रहा है। प्राथमिकी क्षेत्र तो आपका बहुत कम हो गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ना आने की बजाय हम सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में चले गए हैं? सर्विस सेक्टर में हम सबसे ज्यादा चले गए। मतलब हम उत्पादन के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाए, और जब तक उत्पादन हमारे देश में ज्यादा नहीं होगा, जब तक हमारे देश की आय नहीं बढ़ सकती। उत्पादन जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतने ज्यादा रोजगार के साधन बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्यों? अगर आप कंप्यूटर के ऊपर काम करने की सोच रहे हैं, तो बिना आप कंप्यूटर की नॉलेज के काम कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन उत्पादन क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, उत्पादन क्षेत्र से मेरा मतलब है, मान लीजिए अगर आपको बिस्किट बनाने की कोई कंपनी है और उसमें एज अ लेथ ऑपरेटर अगर आपको रख रहे हैं, लेथ मशीन चलाने वाला, तो आपको लेथ मशीन की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नॉर्मल 10वीं तक की भी नॉलेज है तो आप गिनती तो कर ही लेंगे। आपको बिस्किट गिनने के लिए अगर आप रख दिया जाए आपको, तो आप वो बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्राइमरी से सेकेंडरी में आया जाता है और सेकेंडरी से टर्शरी में जाया जाता है। लेकिन अपने इंडिया में क्या हो रहा है, लोग बाग डायरेक्टली पढ़ लिख के प्राथमिकी क्षेत्र से सीधे टर्शरी क्षेत्र में आ गए हैं और उत्पादन के क्षेत्र में नहीं जा पाए हैं, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमरा गई है। इसके बारे में हम और देखेंगे डिटेल में बाद में, लेकिन अभी समझने की क्या जरूरत है। हमने इस इकोनॉमिक सर्वे से ये समझा कि नहीं यार, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हमारी सरकार ने क्या किया, सरकार ने सेकेंडरी सेक्टर को, द्वितीय क्षेत्र को अच्छे से बढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई, आप देखेंगे अगर आप भारत सरकार की योजनाएं देखेंगे तो अब आप जब पढ़ेंगे उनको तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ज़्यादातर जो योजनाएं सरकार बना रही है वो द्वितीय क्षेत्र में आने के लिए बना रही है। देखिए मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया में विदेशी कंपनियों को या अपनी भारतीय कंपनियों को लालच दिया जा रहा है कि आइए साहब भारत में उत्पादन करिए। उत्पादन कौन सा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र। क्लियर है ये चीज। तो आप किस तरीके से कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही हो आपको, क्योंकि इससे आपको यह पता चल रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करने से कि यार इस क्षेत्र में हमको योजनाएं बनाने की जरूरत है, इस क्षेत्र में हमको योजनाएं बनाने की जरूरत है जिससे हम हमारे देश का डेवलपमेंट कर सकें। क्लियर है ये चीज। तो क्यों होती है राष्ट्रीय आय को गिनने की जरूरत क्यों है, ताकि हम ये पता लगा सकें, ताकि सरकार ये पता लगा सके कि किस जगह सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा है और उस हिसाब से सरकार योजना बना सके। क्यों योजना उसको उसी क्षेत्र में, अब मान लीजिए सेवा क्षेत्र में ऑलरेडी 54% है ही, तो उसमें हम योजनाएं बनाकर और क्या कर लेंगे, उस क्षेत्र में अगर हम ज्यादा से ज्यादा योजना बनाएंगे तो हमको कोई लाभ नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे को बहुत ज्यादा आय दे रहा है। हमको लाभ ज्यादा कहां से होगा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से। ठीक है, क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, कैसे की जाती है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारे इंडेक्सों के बारे में भी सुना होगा, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, भ्रष्टाचार के बारे में भी इंडेक्स निकालती हैं बहुत सारी कंपनियां कि कहाँ कौन सा ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कहाँ कम भ्रष्टाचार है। तो इन सब के जो ये इंडेक्सिंग होती है इनको बोलते हैं सोशल इंडेक्सिंग। सोशल इंडेक्सिंग या सामाजिक सांकेतक। क्या है इसका मतलब, सोशल इंडेक्सिंग, सामाजिक सांकेतक का मतलब समाज में आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, भारत किस तरीके का समाज है। मतलब अगर इस टाइप के किसी भी सांकेतक का आप इस्तेमाल करेंगे तो विश्व में आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, जैसे भ्रष्टाचार में भारत मान लीजिए 135वें नंबर पे है, इसका मतलब क्या है कि भारत में भ्रष्टाचार कम है। ठीक है, अगर मैं जैसे बोलूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एमपी का 7वां स्थान है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में अगर आप मध्य प्रदेश में अगर आप कोई भी कंपनी खोलते हैं तो आपको उसमें सुगमता होगी। लेकिन अगर कोई प्रदेश मान लीजिए 55वें स्थान पर है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर अगर मुझे जाकर कोई कंपनी खोलनी है तो वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, सैकड़ों बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10 तरीके के कागज़ देने पड़ेंगे। हो सकता है वहाँ मैं कंपनी खोल ही नहीं पाऊँ 2 साल तक। ठीक है, और जो टॉप पर होगा उसमें क्या है, एक बार जाकर मुझे कहीं क्लिक करना होगा और तुरंत मेरी कंपनी खुल जाएगी। जैसे हमारे मध्य प्रदेश ने सिंगल विंडो सिस्टम कर रखा है, अगर उसको किसी को कोई फैक्ट्री खोलनी है तो सिर्फ एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, एक साइन होते हैं और आप कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ईज है, मतलब मैं ईजीनेस है मेरे लिए, बहुत सुगमता से मैं कोई भी कंपनी खोल सकता हूँ। तो ये क्या बता रहा है, एक सामाजिक सूचकांक है, ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार से काम चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से होते हैं इकोनॉमी इंडिकेटर। इकोनॉमी इंडिकेटर, अर्थव्यवस्था सांकेतक। हमको इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना है वो पढ़ना है ये चीज क्या क्या है आपकी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऐसी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, क्या होती हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको जो चीज समझने की जरूरत है वो सिर्फ ये है कि किस
तरीके से हम इनको नापते हैं। किस तरीके से नापने का मतलब मेरा ये है, मान लीजिए यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत, ठीक है, इन दोनों की मैं जीडीपी की तुलना करूं। अब आप जानते हैं कि जो यूएसए है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है, ऑलरेडी विकसित अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों की जीडीपी नाप के ये बता सकते हैं कि भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कि यूएसए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी देश विकसित हो चुका है। अगर ये देश ऑलरेडी विकसित हो चुका है तो इसकी विकास दर कैसी होगी? अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, ठीक है, मैंने एक नया स्कूल खोला। अब मैंने एक अगर नया स्कूल खोला है तो मैं उसको चलाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, और वो मान लीजिए आज उसमें 100 बच्चे हैं, कल उसमें 500 बच्चे हो गए, 500 के बाद उसमें 1000 बच्चे हो गए। लेकिन जब उसमें 1000 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद क्या एक दिन में 500 बच्चे बढ़ेंगे? नहीं, हो सकता है 1000 से 1100 हो जाएं, फिर उसके बाद 1150 हो जाएं। मतलब अगर एक कोई स्कूल चल चुका है तो फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा होगा, 100 बच्चे बढ़ जाएंगे, 50 बच्चे बढ़ जाएंगे, 10 बच्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्कूल है जो नया खुला है, उसके साथ क्या होगा, वो बहुत रफ्तार में प्रगति करेगा। क्यों? क्योंकि आज 500 हैं, कल हो सकता है 1000 हो जाए। यानी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो तो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही होंगी। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? मैं बोल रहा हूं जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनकी विकास दर ज्यादा होगी और जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनकी विकास दर कम होगी। लेकिन समझने की कोशिश करिए ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी विकसित हो चुका है। जब ये ऑलरेडी विकसित हो चुका है तो इसकी विकास की जो दर है वो कम हो ही चुकी होगी। अब आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, आप पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट, ठीक है, आप जब नया कोई सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ना चालू किया, तो जब आप पहले दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं आता। दूसरे दिन जब आपने पढ़ लिया तब आपको सीखने के लिए 10 नई चीजें मिली। फिर अगले दिन आपने पढ़ा तो आपको सीखने के लिए 10 नई और चीजें मिली। लेकिन अब आपने पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स जब उठाकर पढ़ेंगे तो क्या आपको रोज 10 नई चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी? नहीं, हो सकता है एक मिले, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए कि ये विकसित अर्थव्यवस्था है तो इसकी विकास दर कम है और इसकी विकास दर ज्यादा होगी। अब आपने उठाकर यूएसए और इंडिया की विकास दर को कंपेयर कर दिया, इसकी विकास दर होगी 3%, इसकी होगी 40%। आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह यार, अपना इंडिया तो 40% ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी विकसित देश है, इसलिए हम विकसित और विकासशील देश के आपस में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हमें डेवलपिंग कंट्रीज की गणना करनी पड़ेगी, हमें डेवलप्ड नेशंस के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं यूएसए की ब्रिटेन के साथ कर सकता हूं, मैं इंडिया की चाइना के साथ कर सकता हूं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया की पाकिस्तान के साथ कर सकता हूं। हाँ सर, पाकिस्तान से जरूर करो, पाकिस्तान के साथ तो हमें पता चलना चाहिए कि हम आगे जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें भी दिक्कत है। देखिए अब अभी तो ये आपने समझ लिया कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपिंग के बीच में कर सकते हैं कि नहीं? कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको इंडिया पाकिस्तान के एग्जांपल से समझाता हूं। इंडिया और पाकिस्तान, पहले ये हटा दूं, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। अब हमारे यहां इंडिया में जो विकास दर नापी जाती है, उसमें एक फैक्टर होता है एंटरटेनमेंट। किसी पिक्चर को चलाने के लिए 3 ही चीज जरूरी है, एंटरटेनमेंट। वो भी मैं करता रहूंगा बीच में, लेकिन अभी इंडिया में एक एंटरटेनमेंट एक फैक्टर है, ठीक है। अगर एंटरटेनमेंट एक फैक्टर है तो इसको भी मैं विकास दर की गणना में शामिल करूंगा। आप एक थिएटर में मूवी देखने गए तो आपने देखा होगा जब टिकट है उसके नीचे लिखा रहता है भाई इतना आईजीएसटी, इतना जीएसटी, ये टैक्स लग गया। आपका टैक्स लग गया मतलब वो आय जो है वो किस में काउंट हो गई? राष्ट्रीय आय में। मतलब उसको हमने जोड़ा है किसमें? कि भारत की इकोनॉमी में उसने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है। 100 रुपए का आपने टिकट खरीदा तो 10 रुपए उसने भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ योगदान दिया है। लेकिन पाकिस्तान वो एंटरटेनमेंट को अपने फैक्टर्स में काउंट ही नहीं करता। वो कहता है नहीं साहब, हम एंटरटेनमेंट को गिनते ही नहीं है।
अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझिए। ये मैं हूं, ठीक है, ऐसा नहीं दिखता लेकिन मान लो, ठीक है। ये एक और कोई आदमी है, इसका वजन 70 किलो है, इसका वजन भी 70 किलो है, मान लीजिए, ठीक है। इसके पास 1000 रुपए हैं, इसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। मैं 4 किताब खरीद लाया, ये भी 4 किताब खरीद लाया। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? हाँ भाई, मैं